नमस्ते बच्चों, मैं व्योमकेश, आपका हिंदी एजुकेटर आर्या रेडिविजन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जो गोधुली भाग दो बिहार बोर्ड गोधुली भाग 2 बिहार बोर्ड क्लास 10th, ठीक है, का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम चैप्टर क्या पढ़ेंगे उस पर थोड़ा चर्चा चले। जनतंत्र का जन्म आज हमको पढ़ना है, जनतंत्र के जन्म के बारे में हमको पढ़ना है। तो इधर देखिए, पहले इनके बारे में, दिनकर जी के बारे में थोड़ा पढ़ लें। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, जो राष्ट्र कवि माने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। देखिए, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा लिखेंगे भी इस पर। इनका जन्म कहाँ हुआ? 23 सितंबर जन्म हुआ, 23 सितंबर 1908 में बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय, बिहार, हमारे यहाँ बेगूसराय बगल में है। निधन 24 अप्रैल 1974। इनकी माँ का नाम क्या था? मनरूपा देवी। इनकी माँ का नाम क्या था? मनरूपा देवी। और पिता का नाम था रवि सिंह दिनकर। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव उसके आसपास हुई। 1928 में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 में पटना कॉलेज इतिहास में BA ऑनर्स किया। वे HE स्कूल बरबीघा प्रधानाध्यापक जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। यहाँ भागलपुर विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर के VC थे। ठीक है, दिनकर जी इतने बड़े कवि थे, उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। जितना बड़ा कहानीकार थे, उतना बड़ा कविताकार भी, कविकार भी थे। उनकी भाषाओं में कुछ भी नहीं छिपता। उनकी प्रमुख कृतियां प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, ठीक है, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम। रश्मिरथी वही जिसमें कि महाभारत के बारे में डिस्कशन किया गया है। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे की हरिनाम। काव्य कृतियों में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल। ठीक है ना, यहाँ देखिए, वट पीपल, शुद्ध पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला था। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त था। ठीक है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। दिनकर जी उत्तर छायावादी के प्रमुख कवि हैं। दिनकर जी का क्या कहना है? उत्तर छायावादी के प्रमुख कवि हैं। वे भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि भी थे। कविता लिखने की शुरुआत में उन्होंने 30 के दशक में ही कर दिया, यानी कि 1930 में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, यानी 26-27 साल की उम्र से। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगति, काव्य, नाटक आदि उनके काव्य शैलियों में सफलता पूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। प्रबंधक काव्य के प्रक्षेत्र में छायावाद के बाद कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट हैं। भारतीय पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। इनमें इतिहास और संस्कृति की परंपरा का गहरा चेतना और समाज, राजनीति, दर्शन का वैश्विक परापक्ष है। आधुनिक भारत में जनतंत्र का उद्देश्य लिए हुए रामधारी सिंह दिनकर सदियों से देशी विदेशी परिधानता और स्वतंत्रता के बारे में कविता लिखे, क्योंकि इनका लेखन कार्य ही प्रारंभ हुआ था अंग्रेजों के शासनकाल में। तो इनके अंदर जो है भारत माता के प्रति, भारत के प्रति जो देशभक्ति होता है, उनके अंदर इनकी कविताओं में देखने को मिलता था। स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को नवीन भारत शिलान्यास का अर्थ हो गया यहाँ पर कि यह जो भारत का नया परिस्थिति लिखा जा रहा था, अंग्रेजों के गुलामी को, जब वो अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे भारत को, गुलामी से स्वतंत्र यानी हम स्वतंत्र हो रहे थे, उस समय की परिस्थितियों को भी रामधारी सिंह दिनकर ने अपने कविता में लिखा। तो चलिए, इसी गुलामी की परेशानियों से मुक्त हैं या गुलामी की परेशानियों को हम झेल रहे हैं,
उसके आधार पर ही यह एक पोयम है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए, जनतंत्र का जन्म कैसे, जन का मतलब लोग, तंत्र का मतलब सिस्टम, लोग सिस्टम यानी लोगों का सिस्टम चालू हुआ, यानी लोकसभा जैसे हम बनाते हैं ना, तो लोगों की प्रणाली, यानी जनतंत्र का मतलब हुआ राजतंत्र ना होकर के लोकतंत्र। जनतंत्र लोगों का तंत्र, यानी लोकतंत्र भारत में कैसे जन्म हुआ उसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं। सदियों की ठंडी बुझी हुई रात सुबह उठी, यानी सदियों से सदियों तक जो ठंडी बुझी राख है, ठंडी बुझी राख का मतलब होता है कि सदियों पूर्व जो बातें कहीं बंद हो गई थी, शांत हो गई थी, उसमें सुगबुगाहट आ गई, उसमें नयापन आ रहा है, उसमें कुछ चिंगारियों ने अपना कर्तव्य या अपनी हरकत को प्रस्तुत किया। मिट्टी साने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी कहती है भारत माता कि हम क्या है, सोने की चिड़िया है, सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। यह किसके लिए था? हम इसको पढ़ के सुनाते हैं, थोड़ा मजा आएगा सुनने में, तब आपको मीनिंग समझाएंगे। क्या कहता है सुनिए। सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। जनता है हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तभी भी कभी न कभी मुंह खोलकर दर्द कहने वाली। पूरा मतलब समझिए। सदियों की ठंडी बुझी आग, अब आप अंग्रेज शासन को यह कह रहे हैं, अंग्रेजों को, कि भाई अब तुम जो कर रहे हो उसको बंद करो। 1756 से ही तुमको देखते देखते 57 का विद्रोह हुआ, उसके बाद फिर जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, कई प्रकार के आंदोलन शुरू हुआ। लोगों को एकत्रित करके महात्मा गांधी, अन्य जो भारत, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कई नेता, कई स्वतंत्रता सेनानी, जो इन्होंने भारत माता को अंग्रेजों से मुक्त करने की जो परिस्थिति के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि मिट्टी सने का ताज पहन इठलाती, मिट्टी को अब सोने का ताज पहनना है, यानी अब भारत माता को मुक्त करो, तुम अपने अंदर से हटाओ। दो राह, ऐसी दो राह परिस्थिति बना के रखे हो कि समय के रथ का घर घर नाद सुनो, अंग्रेजों तुम जल्दी भारत छोड़ो। अब हम भारत में लोकतंत्र बनने वाला है, कोई भी गुलामी का तंत्र परतंत्र नहीं चलेगा। सिंहासन खाली करो, जल्दी हटो यहाँ से, जल्दी तुम लोग इस जगह को छोड़ो। अब भारत माँ भारत के वीर सपूतों के हाथ में रहेगी और उन्हीं के अनुसार चलेगी। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति। जनता को यहाँ पर, भारत के लोगों को, भारतवासियों को क्या बोला गया है? मिट्टी की अबोध मूर्ति बोली गई है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, यानी जाड़ा और पाला, चाहे गर्मी हो ठंडा हो कुछ भी हो, सदा सहने वाली, यानी परेशानियों और जिंदगी में तकलीफों, संघर्षों और पीड़ाओं को देखने वाली भारत के जो बेटे हैं, भारतवासी हैं। जब अंग अंग लगे सांप हो चूस रहे हैं, तुम अंग्रेज एक एक चीज को यहाँ से उठा के ले जा रहे हो और लोगों का शोषण कर रहे हो, तभी कभी ना मुंह खोले दर्द कहने वाली, फिर भी हम चुपचाप सहते जा रहे हैं, अपने परेशानी को झेलते जा रहे हैं, तुमको कुछ कहा नहीं रहे हैं। जनता है हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम है, जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम है। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। यहाँ के भारतवासी जितने भी भारत के नागरिक थे वो बहुत परेशानी अंग्रेजों के समय झेल चुके हैं, अब नहीं सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? बहुत हो गया तुम्हारा अपना कहना सुनना अंग्रेजों, अब तुम जाओ यहाँ से। जनमत यही कह रहा है कि है प्रश्न गूढ़, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, गूढ़ का मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, कलिष्ठ है, मिला जुला है, मतलब फंसा हुआ है मकड़ी के जाल की तरह। जनता इस पर क्या कहती है? जनता का क्या कहना है सुनिए। मानो जनता हो फूल जैसा जिसे एहसास नहीं, कहता है मानो जनता फूल जैसा एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। कहता है जब चाहे तभी उतार सजा लो दोनों में का मतलब हो गया कि जनता को अगर प्यार से अंग्रेज रखते, उनके भलाई के बारे में अंग्रेज सरकार सोचती, तो अंग्रेज यहाँ अपना उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियल सिस्टम चलाते रहते। लेकिन वहां इन्होंने क्या किया? संशोधन हमारा करना शुरू किया। अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंत्र सीमित हो 4 खिलौने में। आप भारत के वासियों को अंग्रेजी सरकार अब बहला नहीं सकते हैं, दूध मुहे बच्चे नहीं है, यानी छोटे बच्चे नहीं है जिसको हम झुनझुना और खिलौना देकर फुसला सकते हैं। आगे, लेकिन होता गुडाल बवंडर, उससे देखा है अंग्रेजों, अब समझो तुम क्या, तुम्हारे लिए एक क्या है नसीहत है, या एक क्या है हिदायत है, सावधानी है कि अब बवंडल उठने वाली है, तुम जल्दी भूडाल या भूचाल से बचो। जनता कब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है और यहाँ के लोग अब उकता चुके हैं, अब अपने
जो अंदर का जो सीमा है, जो मतलब धैर्य की सीमा है, धैर्यता है, धीरज धरने की परिस्थिति, उसको अब खो रहे हैं। भ्रिकुटी चढ़ रही है, सबके अंदर एक ही बात है, अंग्रेजों को भगाओ। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, और सुनो तुम शांति से कि क्या आगे होने वाला है। आपकी कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति अब अंग्रेजों नहीं चलेगी। सिंहासन खाली कर दो, जनता आती है, जल्दी हटो तुम लोग यहाँ से। अब भारत लोकतंत्र भारत में स्थापित होने वाला है, यानी लोगों के द्वारा भारत का शासन चलाया जाएगा, ना किसी विदेशियों के द्वारा। हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, इतना जोर शंखनाद होता है। हुंकार आप देखेंगे बाहुबली सिनेमा में हुंकार था, बाहुबली देखे मूवी ना 2 में, उसी तरह हुंकारों से महलों की नींव उखड़ती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता, जनता की रोक रहा है समय में ताव कहाँ। कहता है जनता इतनी आक्रोशित हो गई है, धीरज इनका खो चुका है, भ्रिकुटी तन चुकी है, परेशान है, अब किसी का कोई नहीं सुनेगा, अब सिर्फ जनता का लहर चलेगा। समय में ताव कहाँ, वह जिधर जाती काल उधर ही मुड़ जाता, और समय काल मौत परेशानी हालात सब अब जनता के साथ है। वो जिसको जैसे चाहेगी मोड़ करके जनता का हवा रख देगा। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्दों का अंधकार, कहता अब्दों यानी बहुत समय से, शताब्दी यानी 100 सालों से भी ऊपर, और सहस्त्राब्दी यानी 1000 सालों से भी जो परिस्थितियां भारत माँ को झेलनी पड़ रही है, यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है, बीता गवाक्ष अंबर के दहाके जाते हैं, यानी कि वह सारी जो गवाहें हैं, गवाक्ष का मतलब होता है जो गवाह है, परिस्थितियां हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय हैं। अब जो जनता सपना देख रही है स्वतंत्र भारत और लोकतंत्र भारत, उससे अब आप अंग्रेज पीछे हट नहीं सकते हैं। चिरते तिमिर का वक्त उमड़ते आता, कहता है चिरते तिमिर यानी परेशानियों रूपी अंधकार, जो गुलामी रूपी अंधकार है, परतंत्रता की ओर हम जकड़े हुए हैं, उसमें भी जो क्या है वक्त उमड़ते आते हैं, यानी कि जो भीड़ है अब इस अंधकार को चीरते हुए सभी का एक सोच होगा, और अंग्रेजों को पहले यहाँ से भगाना, ऐसा सोचे। सबसे विराट जनतंत्र का जगत का पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। 33 करोड़ जनसंख्या है हमारे भारत के, भारतवासी 33 करोड़ भाई बहन है, माता पिता परिवार सबको लेकर के, सभी के लिए वो सिंहासन इंपॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। हमने कहा ना आपको, लोकतंत्र में प्रजातंत्र की परिस्थितियों का यहाँ पर लोकावगमन है, किसके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। अंग्रेजों तुमने जो यहाँ भारत की बागडोर को संभाला है, हम लोगों को गुलामी में बनाया है, तुम इसको क्या करो, अब छोड़ के जाओ यहाँ से। और 33 करोड़ भारतवासी यहाँ के अब लोकतंत्र को और प्रजातंत्र को और राजा राजशाही को देख लेंगे, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, कह रहे हैं दिनकर जी किसको, अंग्रेजों को, कि तुम जो आरती लेकर के दूसरे को लल्लू चप्पू लगाने में लगा हुआ है, मंदिरों राजप्रसादों में, तहखानों में, यहाँ पर भगवान की भी बात हो सकती है। देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यहाँ लोगों को, किसानों को, मजदूरों को देवता कहा गया है। किसको कहा गया, लोगों को, किसानों को, मजदूरों को। राजप्रसादों में काम करने वाले कामगारों को, तहखानों में काम कर रहे मजदूरों को क्या कहा गया, देवता कहा गया। आप भगवान जिसको खोज रहे, ये सारे भारत के वासी भगवान के ही एक अंश हैं, जो भारत में परिस्थितियों को दे रहे। फावड़ा और हल राजदंड बनाने को है, यानी फावड़ा और हल जो मजदूरों का हथियार, मतलब मजदूरों का जो औजार है, वह हथियार बनने को है अंग्रेजों के खिलाफ। दूसरता सोने से श्रृंगार सजाती, कहता सोने से श्रृंगार सजा रही है परिस्थितियां, यानी भारत माँ के चरणों में सभी वीर सपूत अपने शीश कलम को कटाने के लिए भी क्या है, आतुर है। दो राह समय का रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आने को है। यानी अब हम लोगों का प्रजातंत्र की स्थापना होगी, अंग्रेज आप यहाँ से जाइए। यह क्या है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा कविता है जिसमें अंग्रेजों को क्या कहा जा रहा है, साफ एकदम धमकी या चेतावनी दी जा रही है कि अब भारत की भूमि को छोड़कर जाओ, भारत माँ भारती को स्वतंत्रता से बाहर निकालो, स्वतंत्रता में रखो। और यहाँ पर इसकी अगुवाई कौन करेंगे, लोकतंत्र करेंगे। तो इस तरह से आपका चैप्टर ये वाला खत्म हो गया। मिलेंगे अगले क्लास में, थैंक यू।